I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. सो हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए यू आर नॉट मिस्टर्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे पता है आप लोगों के ऊपर आप लोगों के मन में, आप लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन जरूर आया होगा कि स्टार्टिंग में वो गाना क्या था। ऑफकोर्स गाना आज के पार्ट से ही रिलेटेड था। इस गाने का आज कोई ना कोई यूज़ ज़रूर करने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन यूज़ करने वाला है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी फाइनली विंग को ये बोल के चले गया था कि वो भले ही उसके द्वारा अपने लिए न्याय ना ले सके, अपना यहाँ से जाने का जो डिसीजन है उसको यहाँ पे ग्रांटेड ना कर सके, लेकिन हाँ वो सभा बैठाएगा और वहाँ पे अपने इस प्रस्ताव को रखेगा और जहाँ पे उसको पूरी की पूरी उम्मीद थी कि हर कोई इसका साथ देगा। इसी के साथ वो वहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ विंग था जो कि पूरी तरीके से तोड़ चुका था। उसने एक हिम्मत तो रखी थी कि एटलीस्ट वो अपने आने वाले भविष्य में अपने आप को और लान वांग जी को और अपने बच्चों को एक साथ देख रहा था। लेकिन शायद आज उसकी ये होप भी कहीं ना कहीं गायब होते जा रही थी। धीरे धीरे वो चीज़ें धुंधली पड़ते जा रही थी जिन चीज़ों के सपने उसने कभी देखे थे। लेकिन फिर भी वो अपने एंड से हर वो कोशिश करना चाहता है जिसकी वजह से वो लान वांग जी को भी अपने पास रख सके और साथ ही साथ सारी सिचुएशन को भी संभाल सके। रात भर ना ही लान वांग जी सो पाया और ना ही विंग सो पाया। इसी के साथ सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही सबसे पहले लान वांग जी की दरख्वास्त के अकॉर्डिंग वहाँ पे सभा बैठाई गई जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग मौजूद थे। यहाँ तक कि राजमाता सैरन भी वहाँ पे मौजूद थी और मैडम यू, जैन फेंगमियान और ऑलमोस्ट सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे। इसी के साथ लान वांग जी भी अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ पे आ चुका था, 2 8 साल के बच्चे। इसी के साथ वहाँ पे सभा बैठाई गई। सबसे पहले लान वांग जी से पूछा गया कि वो क्या चाहता है। तो लान वांग जी ने बिना हिचकिचाए और ना ही बिना विंग की तरफ देखे उसने डायरेक्टली अपना प्रस्ताव सबके सामने रख दिया कि उसे कल क्या क्या पता चला है और वो अब क्या चाहता है। उसको इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि विंग ने उससे ये बात छुपाई थी और उससे भी बड़ा दुख इस बात का है कि उसके अंकल को भी सज़ा मिली, उसको भी सज़ा मिली और उसके सेक्ट को भी सज़ा मिली सिर्फ राजमाता सैरन को बचाने की। और वो अब यहाँ पे नहीं रहना चाहता। लेकिन इस बात के लिए महाराज राजी नहीं हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुझे न्याय दें और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ मेरे बच्चों के साथ, तो मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दें। सभी लोग धीरे धीरे बातें करने लगे थे क्योंकि लान वांग जी ने ऑलमोस्ट सारी की सारी बातें सबके सामने रख दी थी। यानी कि कांगशी शरण ने जो कल बात विंग को बताई थी और उसके बाद जो लान वांग जी को पता चली थी, ये सारी बातें अब सभी लोगों के सामने थी। यानी कि अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह गया था। छुपा हुआ था तो बस वो जिससे इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ विंग डील करते आया है, यानी कि वो शख्स जो कि विंग को बस धमकियां दे रहा है, डरा रहा है लान वांग जी के नाम पे और उसके बच्चों के नाम पे। कांगसी सैरन अच्छे से समझ सकती थी कि इस वक्त लान वांग जी के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उसने भी यही चीज़ काफ़ी टाइम बहुत बार देखा था। अपने पति की मृत्यु, अपने जन्म में दिए हुए बेटे को, यानी कि जिसको उसने उसी वक्त जन्म दिया था, उसको अपने से दूर कर दिया। उसके बावजूद भी उसको 21 सालों तक तहखाने में रखा गया। उसे ऐसी दवाइयाँ दी गई जिससे वो पागल हो गई। पूरी तरीके से वो एक शोक कोष में जा चुकी थी, यानी कि पूरी तरीके से मौन धारण जिसने कर लिया था। इसलिए वो लान वांग जी की स्थिति इस वक्त समझ सकती थी, क्योंकि उसने भी अपने पति को इस मृत्यु की हालत में देखने के बावजूद भी विदा ने उसे इतना टाइम नहीं दिया कि वो अपने पति को अपने बाहों में लेके आराम से रो सके, अपने दुख को बाहर निकाल सके। उसको उसी स्थिति में उसने कहीं और जाके रख दिया। यहाँ पे धीरे धीरे सभा स्टार्ट हो चुकी थी। आधे लोग जो कि विंग की तरफ थे, जो विंग के इस फैसले पे एक बार और सोचने के बारे में सोच रहे थे कि अगर महाराज ने फैसला लिया है मिस्टर सलान को यहाँ से ना भेजने का, तो ऑफकोर्स सी बात है किसी ना किसी चीज़ को सोचते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। और यहाँ पे सिर्फ लान वांग जी की ही बात नहीं है, उनके बच्चों की, यानी कि सुजोय और युवान की भी बात है, जो कि वी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है, अपने राजकुमारों को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं, अपने आने वाले भविष्य को वो यहाँ से कैसे भेज सकते हैं। इस बारे में वहाँ पे बातें चल रही थी। लेकिन कुछ लोग थे जो पूरी तरीके से
लानवांग जी की तरफ थे और लानवांग जी के इस डिसीजन पे वो उसका साथ देना चाहते थे, जो कि यहाँ पे उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए महाराज से उसकी विनती को एक्सेप्ट करने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन विंग अभी भी चुप्पी साधे हुआ था, क्योंकि वो किसी भी हालत में लानवांग जी को तो यहाँ से नहीं जाने देगा। ये तो उसने पहले ही अपने मन में ठान ली थी। बहुत देर तक ये सभा चली रही और फाइनली विंग ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए वहाँ पे अपना फैसला सुनाया कि भले ही वो लानवांग जी को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, वो पूरी तरीके से लैन जीरेन को बेकसूर यहाँ पे घोषित करता है। और आज के बाद लैंसेक्ट किसी भी तरीके का गुलाम नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, अपने मर्जी से जितने भी उन्हें फैसले लेने हैं वो ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रही लानवांग जी की, तो उसे यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अभी भी भले ही वो अब मिस्ट्रेस ना रह चुका हो, अब वो महारानी लान बन चुका हो, लेकिन फिर भी उसका ओहदा मुझसे छोटा ही है। और मैं अभी भी यही डिसीजन लूँगा कि उसे यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है, और वो भी मेरे बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। लानवांग जी ने लास्ट बार विंग की तरफ देखते हुए एक शार्प गेज के साथ उसने विंग के साथ आई कांटेक्ट बनाया और एक स्ट्रिक्ट वॉइस में पूछा, क्या महाराज का ये फैसला अंतिम फैसला है? क्या इसके अलावा वो अपने फैसले को बदलना नहीं चाहते? क्या उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपना फैसला बदलना चाहिए? क्या उन्हें नहीं लगता कि अपने इस अधिकारों का गलत फायदा उठाने का उन्हें पछतावा हो सकता है? तो तभी विंग वांग जी की तरफ उसी सेम एक्शंस के साथ देखते हुए उसे ये बताता है कि उसका फैसला नहीं बदलने वाला है। भले ही वो एक महाराज के तौर पे ये फैसला ले या फिर एक पति के तौर पे, वो इस फैसले को नहीं बदलेगा और किसी भी हालत में नहीं बदलेगा। तुम्हें अगर कुछ करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने महल से बाहर कदम रखने की कोशिश की या फिर वीलान हाउस से बाहर कदम रखने की कोशिश की, तो याद रखना तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। भले ही तुम्हें यहाँ पे ताउम्र मुझे बंदी बना के रखना सही लग रहा है, लेकिन यहाँ से भेज देना मैं बिल्कुल भी मंजूर नहीं करूँगा। इसी के साथ विंग, जो कि गुस्से में अपनी सीट पे खड़ा हो चुका था, वो ऑलमोस्ट बैठने ही वाला था कि तभी लानवांग जी अपने नीज पे आके विंग को बो डाउन करते हुए विंग से एक अनुमति लेता है कि क्या वो अपने बच्चों से यहाँ पे कुछ बात कर सकता है। इस बात से विंग थोड़ा बहुत एक अजीब सी फीलिंग उसे अंदर से हुई थी कि आखिरकार लानवांग जी उसके बच्चों से बात करने के लिए उसकी अनुमति क्यों ले रहा है। लेकिन अगर ले ही ली है तो अब कौन सी बात थी, बच्चों से वो लानवांग जी को दूर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अनुमति दे दी। उसने दोनों ही बच्चों को यानी कि सुजोई और युआन दोनों को ही अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाते ही वो बच्चे भी लानवांग जी के सामने खड़े हो चुके थे। लानवांग जी ने दोनों के ही हाथ अपने हाथों में ले लिए और एक एक करके उनसे क्वेश्चन पूछने लगा। सबसे पहले उनसे पूछा कि क्या जो मैंने 3000 रूल्स तुम्हें बताए हैं वो तुम्हें याद है? दोनों ही बच्चों ने अपने सर को नोट करते हुए हामी भरी कि उन्हें सब कुछ याद है। इसके अलावा लानवांग जी ने उससे कुछ पूछा जो कि स्पेशली तौर पे लानवांग जी ने उन्हें सिखाया था। तो तभी बच्चे दोनों एक साथ बोलते हैं कि पहली बात आपने सिखाया था कि हमें बिना किसी की गलती जाने उसे सज़ा नहीं देनी है। दूसरी बात, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए पूरी दुनिया को छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, हमें उसे नहीं छोड़ना है। तीसरी बात, अगर हम लैंस को बिलोंग करते हैं तो हम लाइफ में सिर्फ एक ही बार प्यार करते हैं। उसके अलावा ना ही हमारी लाइफ में किसी और वाइफ की या फिर किसी और ओमेगा अल्फा की जगह है, और ना ही किसी अदर मिस्ट्रेस की ज़रूरत है, और ना ही किसी अदर हस्बैंड या ऐसा कोई भी अदर पर्सन, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो तुम किसी और को भी अपनी लाइफ में लेके आ सकते। इसके अलावा कुछ भी हो जाए, अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, किसी भी निर्दोष प्राणी को सताना नहीं है। जितना कर सकते हो उतनी भलाई करना है, जितना भी लोगों की मदद कर सकते हो उतनी मदद उन लोगों की करनी है। और साथ ही साथ जितने भी कमज़ोर लोग हैं, अगर कोई बाहुबली उन पे अपनी बाहु का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट उन लोगों से लड़ना है। जो पावरफुल बंदे हैं, अगर वो किसी कमज़ोर पे अपने पावर का इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे कमज़ोरों का साथ देते हुए पावरफुल इंसान के साथ लड़ना है। दोनों ही बच्चों ने एक साथ अपने इन सारे वचनों को वहाँ पे एक एक करके दोहराया था, जहाँ पे लानवांग जी ने उन्हें सिखाया था कि उन्हें ये सब कुछ तब तक याद रखना है जब तक वो अपने जीवन को जी रहे हैं। राजकुमार यहाँ पे चुप हो चुके थे, यानी कि सुजोई और युआन दोनों ही अपने वचनों को कंप्लीट करके चुप हो चुके थे। लानवांग जी ने
फिर से उनसे क्वेश्चन किया कि तुम दोनों कौन हो। तो तभी दोनों ने ही अपने बाबा की तरफ देखते हुए बोला, हम दोनों राजकुमार हैं। तो तभी फिर से लानवांग जी ने फिर से उनसे क्वेश्चन करते हुए बोला कि राजकुमार होने के नाते तुम्हें क्या करना है। तो तभी वो दोनों बच्चे फिर से बोलते हैं कि राजकुमार होने के नाते हमें अपने अधिकारों को नहीं छोड़ना है। किसी भी तरीके से अगर कोई हमें दबाने की कोशिश करता है तो हमें फिर भी डट के खड़े रहना है और अपने अंतिम सांस तक लड़ना है। अगर हमारे हक की लड़ाई के लिए हमें लड़ना है तो हमें किसी से डरना नहीं है। इसी के साथ वो दोनों ही सीना तान के वहाँ पे खड़े हो चुके थे, जिसे देख के लानवांग जी की छाती और भी ज़्यादा चौड़ी हो चुकी थी। यानी कि जो उसने अपने बच्चों को सिखाया था वो टोटली सीख चुके थे। जैसे जैसे लानवांग जी और बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था, वैसे वैसे लोग और भी ज़्यादा कंफ्यूज होते जा रहे थे कि आखिरकार लानवांग जी ये बातें सबके सामने यहाँ पे क्यों कर रहा है। ये बातें वो अपने महल में जाके भी कर सकता है, अपने बच्चों को वहाँ पे जाके उसे जो सिखाना है वो सिखा सकता है। हाँ, ये बात हर कोई जानता था कि लानवांग जी ने अपने बच्चों को अव्वल दर्जे का मैनरफुल बनाया हुआ था, लेकिन फिर भी ये चीज़ें यहाँ पे बोलने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन दूसरी तरफ विंग था जिसका दिल बैठे जा रहा था, क्योंकि लानवांग जी की बोली हुई इन बातों का उसे कुछ अलग ही मतलब नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि लानवांग जी जैसे अपनी सिखाई हुई सीख बच्चों को हमेशा याद रखने के लिए बोल रहा हो। लेकिन ऐसा क्यों? लानवांग जी ने अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने से दूर किया और अपने हाथ से एक चक्र बनाते हुए अपने दोनों ही बच्चों के सीने में उन फिंगर्स को रख दिया। अपने इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर दोनों को ही उन दोनों के सीने पे रख दिया। इसको देखते ही सभी लोग वहाँ पे चौंक के खड़े हो चुके थे, क्योंकि हर कोई समझ चुका था कि लानवांग जी यहाँ पे क्या कर रहा था। हाँ, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स अपने बच्चों को ट्रांसफर कर रहा था। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? वो अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर चुका था, इसलिए अब इसे बीच में नहीं रोका जा सकता था। अगर रोका तो बच्चे और लानवांग जी दोनों की ही जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अगर लानवांग जी ऐसे ही करते रहा तो ऑफकोर्स सी बात है वो वीक पड़ जाएगा। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसको अपनी स्पेशल पावर की ज़रूरत नहीं है? हर कोई वहाँ पे बस शॉकिंग तरीके से सिर्फ लानवांग जी और बच्चों को देखे जा रहा था। बच्चे समझ चुके थे कि उसके बाबा क्या कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात थी वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हाँ, उनके बाबा ने उन्हें पहले ही बताया था कि अगर कोई इंसान अपनी स्पेशल पावर किसी को ट्रांसफ़र करे तो उसे बीच में नहीं रोकना चाहिए। इससे पावर जो ट्रांसफ़र कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है वो दोनों ही मौत के मुंह में जा सकते हैं। बच्चों को शायद अपनी चिंता उतनी ना हो, लेकिन अपने बाबा को इस तरीके से हर्ट होते हुए नहीं देख सकता थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, बच्चों की आंखों में से आंसू आना ज़रूर शुरू हो चुके थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो उन्हें उनके बाबा को बहुत टाइम लग जाएगा अपने स्पेशल पावर को फिर से रीगेन करने में। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो अपने बाबा को इतना कमज़ोर देखे। लगभग 5 मिनट के इस प्रोसेस से सभी लोग बहुत बुरी तरीके से हिल चुके थे। लवीन जो कि अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था वो ऑलमोस्ट ज़मीन पे आ चुका था लानवांग जी को रोकने के लिए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगर उसने ऐसा किया तो लानवांग जी को खोएगा, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी खो देगा। लेकिन अब उसके पास कोई भी चारा नहीं बच चुका था। जब तक लानवांग जी खुद से ही अपनी पावर को स्टॉप नहीं कर देता, अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफ़र करना बंद नहीं कर देता, उसे कोई नहीं रोक सकता। लगभग 5 मिनट निकल जाने के बाद फाइनली लानवांग जी ने खुद ही इस प्रोसेस को बंद कर लिया था और वो अब बहुत बुरी तरीके से हाँफने लगा था। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा भारी होने लगी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट उसने अपनी 80% स्पिरिचुअल पावर अपने बच्चों को दे दी थी। जैसे ही वांग जी ने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया तो बच्चे भी वांग जी से लिपट गए थे, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते थे कि इस वक्त उनके बाबा कितने ज़्यादा कमज़ोर होंगे। दोनों ही बच्चों ने रोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो अपने बाबा को इतना कमज़ोर नहीं देखना चाहते थे। लानवांग जी ने अपने दोनों ही हाथों को अपने दोनों ही बच्चों की तरफ अराउंड करते हुए उन्हें रैप करते हुए उनकी पीठ को सहलाना स्टार्ट किया। लेकिन वो इस कंडीशन में ही नहीं था कि वो और भी ज़्यादा देर आराम से वहाँ पे बैठ सकता। उसकी सांसें भारी होने को आई थी, धीरे धीरे वो बेहोश होने को भी आया था। लेकिन फिर भी उसने अपनी बची कुची जो स्पेशल पावर थी उसका इस्तेमाल करके अभी तक खुद को ठीक रखा था, क्योंकि अब उसे और भी ज़्यादा बड़ा फैसला लेना था। उसने अपने बच्चों को सहलाते हुए उन्हें काम डाउन किया और अपने से थोड़ा दूर किया। इसके बाद उसने अपने बच्चों की डायरेक्टली आंखों में देखते हुए उन्हें एक लास्ट सीख और सिखाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ों का सम्मान करना कभी मत छोड़ना।
इसी के साथ लान वांग जी ने अपने बच्चों को इशारा करते हुए अपने सीट में जाने के लिए बोल दिया था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा ओबीडियंटल थे, इसलिए वो भी अपने बाबा की बात मानते हुए अपनी सीट पे जाके बैठ चुके थे। लान वांग जी ने लगभग 2 से 3 मिनट लगाए अपने आप को पूरी तरीके से काम डाउन करने में, और फाइनली विंग की तरफ देखते हुए उसने फिर से वो डाउन किया और विंग की आंखों में आंखें डालते हुए उसने डायरेक्टली बोला कि आप मुझे यहाँ से जाने से रोक सकते हैं, लेकिन आप मुझसे मेरी ही मृत्यु का अधिकार तो नहीं छीन सकते ना। इससे पहले विंग कुछ बोल पाता या फिर कोई और इंसान कुछ समझ पाता, इससे पहले ही लान वांग जी ने अपनी बीचिन को म्यान से निकाला और अपने पेट के आर पार कर दिया, जिसे देख के ऑलमोस्ट वहां पे सभी लोग शॉक्ड थे। दूसरी तरफ विंग था, जो कि अभी तक इस प्रोसेस को ही कंप्लीट नहीं कर पाया था कि लान वांग जी ने क्या बोला, लेकिन अगला जो उसे चीज़ देखने को वहाँ पे मिला था वो और भी ज़्यादा शॉकिंग था। क्या सच में लान वांग जी उससे इतना परेशान हो चुका था कि उसने ये फैसला लिया। लान वांग जी के इस फैसले ने, इस हरकत ने वहाँ पे अफरा तफरी मचा दी और विंग भागते हुए लान वांग जी के पास पहुँच चुका था। लेकिन लान वांग जी अभी भी अपने पूरे होशो हवास में था। हाँ, से दर्द हो रहा था, उसका खून भी तलवार की नोक से बाहर निकल रहा था, यानी कि एक धार खून की, उसके पेट से बहने वाला खून जो कि उसकी तलवार के नोक से बाहर बह रहा था। लेकिन फिर भी उसने विंग को अपने पास आने से बिल्कुल मना कर दिया था। अगर विंग अपने कदमों को थोड़ा भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो लान वांग जी उस तलवार को धीरे से घुमाना स्टार्ट कर देता, जिसके चलते उसका खून, जो घाव था ना, वो और भी ज़्यादा बड़ा होते जा रहा था। लेकिन विंग अपने आप को यहाँ पे कैसे रोक सकता था? और वो बच्चे जो कि चिल्ला रहे थे कि उनके बाबा ने ये क्यों किया, वहाँ पे उन बच्चों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होते जा रही थी। विंग से ना ही वांग जी की ये हालत देखी जा रही थी, ना ही अपने बच्चों की हालत देखी जा रही थी। फाइनली फिर से एक इमिडिएटली डिसीजन लेते हुए उसने बिना वांग जी को पता लगे ही उसने हवा की तेज रफ्तार के साथ अपने कदमों को बढ़ाया और वांग जी के पास पहुंच गया और वांग जी के हाथ को उसके तलवार से बाहर निकाल दिया। यानी कि अब सिर्फ तलवार ही थी जो कि वांग जी के पेट के आर पार थी और वांग जी के हाथों को टाइटली पकड़ दिया। इसी के साथ विंग ने चिल्लाते हुए वी हीलर्स को वहाँ पे जल्दी से जल्दी आने के लिए बोला और इसी के साथ वांग जी भी धीरे धीरे अपना सेंस खोने लगा था, यानी कि वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा था। विंग ने वांग जी को अपने आर्म्स में लिया और डायरेक्टली वीलान हाउस की तरफ अपने कदमों को बढ़ा दिया। वो चाहता तो अपने महल में भी उसको लेके जा सकता था, लेकिन वो अच्छे से जानता था वीलान हाउस में लान वांग जी ने बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ रखी हैं, जिसके चलते वो इस घाव को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे इतना समय वेस्ट करने से अच्छा है कि मरीज को डायरेक्ट वहीं लेके जाया जाए जहाँ पे उसे दवा मिलनी है। विंग ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाते हुए जो रास्ता 10 मिनट 15 मिनट का था उसको सिर्फ 5 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया और फाइनली वहाँ पे पहुँचते ही सबसे पहले उसने वी हीलर्स को आदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिना एक खून का कतरा बहाए इस तलवार को बाहर निकालो। अगर इसमें से एक खून की बूंद भी और बाहर निकली तो याद रखना सबकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। वी हीलर्स ने लान वांग जी को बेड में रखने के लिए बोल दिया। उस बेड में जहाँ पे मरीजों को रखा जाना था उसको तिरछा लिटाया गया, यानी कि उसके हाथों के क्योंकि अगर उसको सीधा या उल्टा लिटाया जाता तो अब कौन सी बात थी, तलवार झटके से बाहर निकलती या फिर और भी अंदर चले जाती। इसलिए उसको साइड से ही लिटाया गया था और इसी के साथ विंग को वहां से बाहर जाने के लिए बोल दिया गया था। विंग बाहर अपने कदमों को 1 मिनट के लिए भी नहीं रोक पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहुत बुरी तरीके से बह रहे थे और साथ ही साथ उसकी दिल की धड़कनें थी जो चल भी रही हैं या नहीं उसको महसूस ही नहीं हो रहा था। उसके हाथ पैर मूव तो हो रहे थे लेकिन उससे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद एक जिंदा लाश बन गया हो। लेकिन हाँ, फिर भी अपने ही सुरों में बस वो इधर उधर घूमे जा रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब वी हीलर्स उस चिकित्सा रूम से बाहर आए और साथ ही साथ उसे बताए कि उसके पति की, उसके हस्बैंड की, उसके लाइफ पार्टनर की, उसके प्यार की क्या हालत है। लगभग 2 घंटे निकल चुके थे और वी हीलर्स में से एक भी हीलर अभी तक बाहर नहीं आया था। एक भी डॉक्टर नहीं था जो कि बाहर आया था। साथ ही साथ फैनकिंग भी इस वक्त अंदर ही थी क्योंकि वो भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी, तो ऑफ कोर्स सी बात है इस सिचुएशन में उसको अंदर होना भी ज़रूरी था।
फाइनली जब 2 घंटे निकल चुके थे और पूरी जद्दोजहद के बाद फाइनली लानवांग जी के पेट से उस तलवार को तो निकाल दिया गया, उसके बाउंस को स्टिच किया गया, उसके घाव में मेडिसिन्स लगाई गई, जितनी भी चीज़ें उसको प्रोवाइड कराई जा सकती थी उन्होंने प्रोवाइड तो करा दी। साथ ही साथ उसके नर्व्स भी, उसकी हार्ट रेट, उसकी पल्स रेट, उसका बीपी, हर एक चीज़ सही था। लेकिन फिर भी उसके होश में आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा कम थी। हो भी सकता है कि वो ज़िंदा रहे और हो भी सकता है कि वो ज़िंदा ना रहे। लेकिन ये बात विंग को कैसे बताई जाए, क्योंकि अगर विंग ने ये बात किसी के मुंह से सुन भी ली तो वो जिस गुस्से में है, जिस तड़प में इस वक्त है, शायद वो पूरी दुनिया को आग लगा दे। इसलिए उसको बताएगा कौन? लेकिन बताना तो ज़रूरी है, क्योंकि मरीज की ऐसी हालत है तो ऑफकोर्स सी बात है, कभी भी मरीज को कुछ भी हो सकता है। और अगर अचानक से उन्हें कुछ भी पता चला कि मरीज की स्थिति खराब हो चुकी है या फिर उसने अपनी सांसें रोक ली हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है विंग के लिए ये और भी बड़ा झटका होगा। इसलिए बताना तो ज़रूरी है। फाइनली वैन किंग ने डिसाइड किया कि वो ही विंग को बताएगी कि मरीज की हालत कैसी है। 2 घंटे के बाद वो उस रूम से बाहर आई और साथ ही साथ विंग को एक कमरे में लेके गई, जहाँ पे उसने लानवांग जी की पूरी स्थिति से बताई। विंग ने अपने आप को पहले ही इस गिल्ट के दलदल में बहुत नीचे दबा रखा था, लेकिन अब तो वो मानो वहाँ से बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। वो बहुत बुरी तरीके से सदमे में चले गया था। लगभग 1 घंटा निकल चुका था, विंग ने अपनी पलकों को तक नहीं झपकाया था, न ही अपने मतलब अपने बॉडी का एक भी पार्ट नहीं था जिसको विंग ने मूव किया हो। वो तो मानो जिंदा लाश की तरह वहाँ पे बैठ गया था। लेकिन विंग इस स्थिति में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इस वक्त वो कमजोर पड़ गया तो ऑफकोर्स सी बात है, जिससे उसकी जरूरत है उसे कौन संभालेगा। वैन किंग अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि विंग को होश में लेके आए। वो अपनी आंखों को खोल के बेहोश हो चुका था, तो ऑफकोर्स सी बात है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था उसके लिए भी कि वो उसको होश में लेके आए, उसे ये समझाए कि इस वक्त उसको किसी की ज़रूरत है, या फिर ये कहो कि किसी को उसकी ज़रूरत है। इसलिए आधे घंटे की पूरी मशक्क़त के बाद फाइनली वैन किंग अपने इस मिशन में कंप्लीट हुई कि उसने विंग को तो होश में ले आई, लेकिन लानवांग जी की स्थिति अभी भी ठीक नहीं थी। विंग ने अपने कदमों को धीरे धीरे वहाँ से बढ़ाते हुए लानवांग जी के कमरे की तरफ ले गया, और वहाँ पे जाके उसने लानवांग जी को जिस हालत में देखा था, शायद उस हालत में लानवांग जी को देखने की उम्मीद उसने कभी भी नहीं की थी। और आखिरकार उम्मीद करे भी तो कैसे, जिस इंसान को बचाने के लिए उसने 9 सालों से इतना ज़्यादा सफ़र किया था, इतना सारा डिप्रेशन सहा था, इतने लोगों की बलि चढ़ाई थी, उस इंसान को अंततः इस तरीके से देखने में उसको कितना बुरा लग रहा होगा, कितनी पूरी तरीके से उसकी स्थिति खराब हो गई होगी, ये सिर्फ वही जानता था। किसी को वो बता भी नहीं सकता था कि आज तक उसने लानवांग जी से दूरियां क्यों बना के रखी थी, और आज अगर वो उससे पास भी जाता है तो भी लानवांग जी इस हालत में नहीं है कि उसको समझ सके, या फिर उसकी बोली हुई किसी भी बात को समझ सके, किसी भी बात को सुन सके। और ये चीज़ें विंग को बहुत बुरी तरीके से अंदर तक तोड़ चुकी थी। ये आसमां और ज़मीन बिन तेरे कुछ भी नहीं, सांसों से मोहलत जरा मांग लेना, यूं उठ के जाते नहीं, या फिर तो मुझे ले चल संग अपनी जहां तू चला। फाइनली इस वक्त विंग की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। वो भी बस यही सोच रहा है कि आखिरकार लानवांग जी को कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगा। लेकिन लानवांग जी को कुछ होगा या नहीं होगा, या फिर विंग जी पाएगा या नहीं, ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि आज टाइम हो चुका है मेरे इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।